Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो जैसा मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि अब आगे हम देखेंगे रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी क्या है, आपको 4 नंबर देके जाती है। कितने नंबर? 4 नंबर। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो सरकार है उनका क्या उद्देश्य था, ये प्रश्नमाला क्यों आपके बुक में आई? हर एक बुक में मिल जाती है, क्वेश्चन भी आते हैं। ये इसलिए है कि आपको सड़क सुरक्षा के बारे में, यातायात नियमों के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम काम में तो आ लेते हैं ना, जाते ही हैं, शहरों में जाते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो हमें सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए। उसके आधार पर ये प्रश्नावली और कुछ लेसन वगैरह भी है, वो आपके हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे गणित में भी आ रखी है, 4 नंबर की है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 9वां और 10वां। कितने? 9वां और 10वां 1 नंबर के, यानी एक एक कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। इनके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं एक एक नंबर के लिए। सबसे पहले मैंने लिखा आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? तो आंकड़ों के लिए आप लिख सकते हो कि आंकड़ों की परिभाषा में आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य या एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों व अंकों को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े कहा जाता है। यानी जैसे देखो, जनसंख्या गणना करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम घर घर जाकर उनको एकत्रित करते हैं। ठीक है ना, देखते हो ना आप, घर पे आपके जनसंख्या गणना के लिए आप पूछ लेने के लिए आते हैं, तो वो एक प्रकार के आंकड़े ही होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम ये बात किए तो मैं साथ में इसके परिभाषा भी होती है। देखो, एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, ठीक है ना, इसमें, और एक होते हैं आपके कौन से? द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। तो जैसे मैंने जनसंख्या गणना का बोला अभी, तो वो आपके प्राथमिक आंकड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हर बार जनसंख्या गणना है वो बढ़ती, मतलब जनसंख्या तो बढ़ती है ना, तो जनसंख्या गणना वो एक नए सिरे से शुरू की जाती है, यानी वापस से एक बार। और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े, जैसे हम स्कूल की बात ही कर लें, स्कूल की बात करें तो स्कूल के रजिस्टर में है जो नाम होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे प्रार्थना में अगर आपकी उपस्थिति ली जाती है, प्रार्थना में आपकी उपस्थिति ली जाती है, तो वहां पे हम सीधा ही हाजिरी का जो रजिस्टर होता है ना, अटेंडेंस का, वो लाके हम उपस्थिति ले लेते हैं। तो वहां हमारे पास पहले से ही नाम है कि हाँ भाई इस कक्षा में है, कि कक्षा 10 है, कक्षा 10 में तो 50 विद्यार्थी हैं, ये हमें पता है, सबके नाम लिखे हुए हमारे पास। वहां कोई बीच में कोई नया नहीं आएगा। शुरू में एक बार एडमिशन होने के बाद 2-3 महीने के बाद में 50 नाम है तो 50 ही रहेंगे उस साल, तो और थोड़ी आएंगे कि 50 नाम और आ जाएंगे, इसमें वो नहीं होता है। यानी ये द्वितीयक आंकड़े हो गए, यानी पहले से हमारे पास एकत्रित है। यानी हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहे प्राथमिक आंकड़ों, प्राथमिक आंकड़े में क्या लिखेंगे कि ऐसे आंकड़े जिनको हम एक नए सिरे से एकत्रित करते हैं। क्या? एक नए सिरे से एकत्रित करते हैं, वे हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और द्वितीयक आंकड़े में क्या होगा कि पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, या फिर आंकड़े क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बता दी मैंने। फिर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है इसमें कि आंकड़ों का उपयोग क्या है, यातायात में आंकड़ों का क्या उपयोग है। तो हम ये बताएंगे उसमें कि जो वाहन प्रदूषण होता है उसको रोकने में हम इन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, इन आंकड़ों का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई वाहन है, कितने वाहन है, ठीक है ना, उनसे कितना प्रदूषण हो रहा है, यानी किस स्तर का हो रहा है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे ना, आंकड़े तो एकत्रित करेंगे हम। अब ये तो हो गया इसका उपयोग के यातायात चेतना में जो प्रदूषण वगैरह होते हैं उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं। अब वो जानकारी हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं आंकड़ों की विधियां, आंकड़ों की विधियां, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन करवाते नहीं है सभी, ठीक है ना, वो सिर्फ जो बुक में आए हुए हैं वो क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर देके जाता है, लेकिन जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है वो कहां से लाओगे आप, जो 1-1 नंबर के होते हैं, 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन सारे कहीं से भी आ सकता है, 9वां और 10वां क्वेश्चन है वो कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं। तो जितना हो सके आप यातायात के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करो उन 2 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बताऊंगा लगभग, तो देखो इनकी विधियां एक तो आपकी हो गई सारणीयन, सारणियों की सहायता से, ठीक है। एक हो गया आपका दंड चित्र, बढ़ाता है ना ग्राफ की सहायता से। एक आपका हो गया वृत्त चित्र, ठीक है। एक हो गया आपका परिच्छेद, एक आपका हो गया मिश्रित। ये इनकी विधियां हैं। तो 1-2 विधि के नाम पूछेंगे आपको कि आंकड़ों की 2 विधियों के नाम लिखो, ठीक है ना। तो ये 4-5 है, इनमें से आप याद रख ले और 1-2 नाम आप लिख। देखो वृत्त चित्र, ये देखो वो जो आपके आया है ना परीक्षा में आते हुए 9th क्लास में वगैरह कि भाई स्कूटर से इतने एक्सीडेंट हुए, कार से इतने हुए, ठीक है। वृत्त बना हुआ आता है। दंड चित्र आपको पता है ये इस टाइप से बनते हैं, ग्राफ के टाइप में, ठीक है। सारणीयन में क्या होता है कि सारणी बना के हम सारणीबद्ध तरीके से उनका अलग अलग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब 4-5 नाम है विधियों के, आपको याद रखने, 1-2 विधि के नाम पूछ लेते हैं। तो ये तो हुआ आपका आंकड़ों के बारे में। क्या आंकड़ों की परिभाषा हो गई, आंकड़ों के प्रकार है उनकी परिभाषा हो गई। अब आंकड़ों का उपयोग क्या है, वाहन प्रदूषण के लिए, वाहन प्रदूषण का सही जो सही अध्ययन करने के लिए हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं। आंकड़ों की विधियां क्या है, सारणीयन है, दंड चित्र है, वृत्त चित्र है, परिच्छेद है, मिश्रित है। तो 1-2 विधि के नाम पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये आप आंकड़ों के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें। अब हम आगे बढ़ते हैं पीयूसी पर। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूसी, ठीक है, यानी पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मीनिंग वगैरह चेक कर लेना। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखते हो, मीनिंग याद नहीं है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सेम बात ही है। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये होता है पीयूसी का पूरा नाम। अब अगला क्वेश्चन इसमें बढ़ता है, पीयूसी का उपयोग क्या है, पीयूसी का उपयोग बताओ, ठीक है ना। तो पीयूसी का उपयोग क्या होता है, पीयूसी का उपयोग कि ये एक प्रमाण पत्र है, ऐसे लिखो आप कि ये एक प्रमाण पत्र है जो कि ये बताता है कि जो वाहन है वो किस स्तर का प्रदूषण कर रहे हैं। यानी वाहन निम्न स्तर का है या जो स्तर सरकार ने बताया है कि इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा प्रदूषण होता है तो उस वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है, यानी उसका चालान वगैरह काटा जाता है, ठीक है ना। यानी इसका क्या उपयोग हो गया कि जो वाहन प्रदूषण करते हैं उस प्रदूषण की जांच करने के लिए, उस प्रदूषण की जांच करने के लिए पीयूसी का काम लिया जाता है, यानी पीयूसी को उपयोग में लिया जाता है। आप देखते हो, देखो जो आपके टोल बने हुए हैं, ठीक है ना, पहले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, अब टोल के पास में गाड़ी खड़ी होती है आपके पीयूसी वैन, जिसमें आपको ये प्रमाण पत्र बनाया जाता है। वो इसमें ये बताता है आपको, उस प्रमाण पत्र में ये लिख के देता है कि इस वाहन का जो प्रदूषण है वो जो सरकार ने बताया स्तर उसका लेवल का ही है, यानी उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आपका उससे चालान नहीं काटा जाता है। अगर आपके पास वो पीयूसी प्रमाण पत्र है तो आपका चालान नहीं काटा जाता। ये क्वेश्चन हम देखो यहाँ बात करेंगे वाहन चालान कटने में, ठीक है ना। तो पीयूसी का उपयोग समझ आ गया आपको कि वाहन के प्रदूषण स्तर को बताने के लिए कि प्रदूषण स्तर किस स्तर का है, अगर ज्यादा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके पीयूसी में 2 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है, तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया। यही है कि उससे
कि वाहनों को पीयूसी इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पीयूसी प्रमाण पत्र ये बताता है कि उस वाहन का जो प्रदूषण करने का स्तर है वो सरकार के बताए हुए नियमों के अंतर्गत है, इसलिए उसका चालान नहीं काटा जाता है ना। फिर वाहन के चालान कटने के कारण बहुत सारे हैं, आपको भी पता होगा। पहला लिख दो यही कि पीयूसी, ठीक है, फिर हो जाता है लाइसेंस, ठीक है, और वाहन के कागजात, ठीक है ना, कागजात, ठीक है ना, और जो नंबर प्लेट है वो नहीं हो तो नंबर प्लेट नहीं होने के कारण सीट बेल्ट है, ठीक है, सीट बेल्ट है, और फिर आपके हेलमेट आ जाता है, ठीक है ना, और फिर तेज गति से चलाना, तेज गति से वाहन को चलाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ओवरलोडिंग, यानी उसका तो लोड 10 टन का है, क्या 10 टन से ज्यादा नहीं और वो 20 टन माल ले जा रहा है, यानी ओवरलोडिंग हो गया वो, ठीक है। फिर है शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ठीक है ना। फिर यातायात नियमों की अवहेलना, यातायात नियमों की अवहेलना, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप आराम से ऐसे इतने ही पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 कारण पूछा जाता है जिसमें आप देखो सीट बेल्ट हेलमेट लिख सकते हो, ठीक है, लाइसेंस है, वाहन के कागज है, तेज गति से ओवरलोडिंग है, ये तो आपको पता ही है, तेज गति, सीट बेल्ट, हेलमेट, ठीक है ना, लाइसेंस, ये तो अक्सर आप अपने पापा वगैरह के साथ में जाते हो तो बाई चांस कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि पास में लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है ना, या कागजात नहीं होते हैं गाड़ी के, या आप तेज गति से चला रहे हो, हेलमेट नहीं है आपके पास, गाड़ी में जाते हो तो गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है, तो ये तो सामान्य बातें हैं, आपको भी पता ही है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके वाहन चालान कटने के कारण, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की। क्या है 5 नंबर? सीसीटीवी। सीसीटीवी, ये तो सुनते ही आप बोल दोगे सर ये तो क्या है? कैमरा है, ठीक है ना, क्या है? कैमरा है। लेकिन कैमरा है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है पता है आपको? तो देखो क्या नाम है इसका, क्लोज्ड, CLOSD, क्लोज्ड सर्किट, CRIUCT, सर्किट टेलीविजन, ठीक है, TELEVISION, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में याद रख दो, क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्किट, सर्किट और टेलीविजन। यह है तो इंग्लिश नाम ही, लेकिन हिंदी में से लिख सकते हो आप, भाई मीनिंग याद नहीं है, ठीक है, बाई चांस हो जाती है कभी कभी गड़बड़, ठीक है ना, गणित के हम तो इसमें क्या हो जाती है कभी कभी, तो क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। और हिंदी में बोलना चाहो तो अर्थात कैमरा, ठीक है ना। फुल फॉर्म पूछे इसकी तो ये लिखना आपको, क्लोज सर्किट टेलीविजन, और या कैमरा बोल सकते हैं उसको, है ना, अर्थात कैमरा। अब इसका उपयोग, एक दो उपयोग पूछ ले आपको। अब उपयोग कह दो सर हम तो बहुत सारे बता देंगे, बता दोगे आराम से, पता ही है ना। देखो इसका उपयोग इसलिए होता है कि ये इतना प्रचलन में क्यों आया सीसीटीवी, क्योंकि जो आधुनिक समय में जो आपकी घटनाएं हो रही है, जो क्राइम हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जैसे पहले कोई दुकान में जाते हैं, चलो कोई बाई चांस हम छोटे सा बात लेके देखते हैं, कोई बच्चा जाता है या कोई बड़ा भी कभी कभी मन कर लेता है, दुकान में जाते हैं, कोई सामान पड़ा रहता है, चुपके से सट नीचे डाल दिया बस। और आप कभी कभी ऐसे यूट्यूब पर या टिकटॉक में या कोई और ऐप पर आप देखते ही हो, जैसे बड़े बड़े मॉल में जो महिलाएं जाती है, ठीक है ना, महिला ले लो पुरुष ले लो, ठीक है ना, वो ये सोचती होगी कि यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, बस कॉर्नर में कहीं पे जाके फटाफट जहां मिले जगह वहीं डाल लिया सामान, अब बाहर चले गए। अब उनको ये पता नहीं है कि इतना बड़ा अगले ने मॉल बनाया होगा तो इसमें कैमरे जरूर है, कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और बाई चांस के ऐसी जगह भी मिल जाती है जहां पे कैमरा वो लगा नहीं पाता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं पर वो जो गुप्त रूप में होता है ना, गुप्त रूप में वहां पे कैमरा ऐसे सेट कर देता है कि अगले को दिखता नहीं है कि यहाँ पे कैमरा है, और वो ये सोच लेता है यहाँ कैमरा तो है नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना काम, बस जो भी चीजें होती है कीमती या जो भी है, कभी कभी लोभ हो जाता है, ठीक है ना, तो डाल लेती है। ज्यादातर आदत देखो महिलाओं की होती है, कोई कोई पुरुष भी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो बाद में बाहर जाते हैं, अब उनको तो पता चल जाता है पहले कि सीसीटीवी में उन्होंने तो देख लिया, और वहां पे वो खाली करवाते हैं, तो क्या फिर
तो क्या होता है आपको पता ही है उस बारे में। तो ये तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण दे दिया कि सीसीटीवी का इतना उपयोग क्यों होता है। छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े मॉल, बड़े से बड़ी बिल्डिंगें होती है, स्कूलों में भी है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जब टीचर नहीं होता है क्लास में तो गड़बड़ कर लेते हैं। अब आपको भी पता है अपने स्कूल में भी है, ठीक है ना, जो भी है स्कूलों में लगे हुए हैं अब, तो उनसे क्या है कि जो फालतू की जो गतिविधियां होती है, ठीक है ना, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उन पर रोक लग जाती है। ठीक है, आपको भी पता है क्लास में अगर कैमरा है तो आप वहां बोलोगे नहीं, पता है ये कैमरा इसमें दिख गया तो आके मारेंगे, तो आपकी जो गतिविधि थी उस पर रोक लग गई। आप फालतू की कोई गतिविधि नहीं करोगे जिससे कोई शोर शराबा हो या अनुशासन को खराब हो, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अलग बातें बता दी। अब आप एग्जाम में कैसे लिखोगे उपयोग, तो एग्जाम में लिखोगे सीसीटीवी का उपयोग आप, पहला उपयोग तो ये लिख दो कि यातायात चेतना प्रबंधन में उपयोगी। यातायात चेतना प्रबंधन में सबसे मेन पॉइंट है यातायात चेतना प्रबंधन में उपयोगी है, ठीक है। और सेकंड लिख दो कि आधुनिक समय में बढ़ने वाली असामाजिक तत्वें और गतिविधियां, क्राइम, इन पर रोक लगाने में उपयोगी है, ठीक है। फिर थर्ड लिख दो आप कि अगर सीसीटीवी कैमरे के डर से हम वाहन को तेज गति से नहीं चलाते हैं, ठीक है, वाहन की गति पर रोक लग जाती है, ठीक है। फिर और लिख दो चौथा नियम कि सीसीटीवी कैमरे के डर से हम यातायात नियमों की अवहेलना नहीं करते, ठीक है ना। और अगर बाई चांस कहीं पर यातायात रुका हुआ जाम हो गया है तो हम सीसीटीवी की सहायता से उसको आसानी से दूर कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे उपयोग है सीसीटीवी के, आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो देखो सीसीटीवी का पूरा नाम हो गया क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, और मैंने इसका उपयोग भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और यही क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं, है ना। फिर आगे हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसका यही है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी दो विधियां होती है। कौन कौन सी, एक तो बीजीय होती है, एक तो बीजीय समीकरण वाली, और एक होती है ग्राफीय। रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ज्ञात करने की दो विधियां, एक तो बीजीय विधि होती है, एक ग्राफीय। बीजीय में समीकरण होता था 2x + y = 5 है, ग्राफ में ग्राफ बनाकर जो समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये दो विधियां याद रखनी है आपको कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए दो विधियां कौन सी है, बीजीय और ग्राफीय, ठीक है ना। अब अगली है आपकी अवरोध दूरी। क्या है, अवरोध दूरी, ठीक है ना। अब अवरोध दूरी क्या होती है, इसकी परिभाषा पूछ ले आपको, अवरोध दूरी से आपको क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। बहुत आसानी से बता देते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, एकदम से कोई कुत्ता आ गया या कोई और आ गई, गाय आ गई, भैंस आ गई, जो भी आपके आगे रोक आ गई, यानी गाड़ी जहां पर हमें रोकनी पड़ती है, एकदम से जैसे कुत्ता आ गया तो एकदम से हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना। तो कई बार गाड़ी एकदम वही एक जगह जाम नहीं होती, क्यों, तेज गति से होती है, तो थोड़ा बहुत उसको टाइम लगता है। जैसे ये गाड़ी यहां चल रही है, यहां डॉग आ गया, ठीक है, तो मैंने ब्रेक लगाया तो लगभग गाड़ी एकदम ऐसा नहीं कि यहीं के यहीं ये रुक जाएगी, थोड़ी सी तो आगे जाकर रुकेगी ना, थोड़ी सी तो आगे जाकर रुकेगी। यानी ये कहने का मतलब है कि तेज गति से चल रहे वाहन के आगे यदि कोई अवरोध आए और वो उस पर ब्रेक लगाए तो गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर रुकती है। उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, अवरोध दूरी बोलते हैं। आसानी से परिभाषा याद रह जाएगी कि तेज गति से चल रहे वाहन के आगे कोई अवरोध आए और उसमें एकदम ब्रेक लगाया जाए तो वो उसी जगह नहीं रुककर थोड़ी सी दूरी पर जाकर रुकती है, उसको हम अवरोध दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है आपके अवरोध दूरी की परिभाषा। अब आगे है लाल बत्ती की ज्यामितीय आकृति क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आ भी सकता है। देखो अष्टभुजाकार, ठीक है ना, आपको पता नहीं होगा, शायद देखा नहीं है, लेकिन आप जरूर देखना ये कि लाल बत्ती की जो ज्यामितीय आकृति होती है ना, वो क्या होती है, अष्टभुजाकार होती है ना। यानी षटभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये आपने सुना ही है। अब बत्ती की बात आई है तो हम बत्तियों की बात कर लेते हैं कि बत्तियां कितनी प्रकार की होती है। एक तो आपकी लाल बत्ती होती है ना, लाल बत्ती। फिर एक आपकी होती है पीली बत्ती बीच में,
ठीक है ना। और सबसे नीचे होती है आपकी हरी बत्ती। अब इनके उपयोग क्या क्या है, अगर आपको बाई चांस पूछ ही ले, ठीक है ना। तो लाल बत्ती का क्या उपयोग है, जाते हो आप शहर में, एकदम से लाल बत्ती हो जाती है तो क्या करते हो आप, वाहन को रोक देते हो गया उपयोग। लाल बत्ती का उपयोग वाहन को रोकने के संकेत के लिए किया जाता है, यानी ये संकेत देती है कि गाड़ी को हमें रोकना है, यानी जहां है वहीं को गाड़ी को हमें रोक देना है, ठीक है ना। फिर हरी बत्ती, हरी बत्ती की बात करता, मैंने पीली बत्ती क्यों नहीं बताया, बाद में बताता हूं, पहले हरी बत्ती की बात करते हैं। हरी बत्ती क्या कहती है, जैसी हरी बत्ती होती है तो हरी बत्ती हमें यह संकेत देती है कि हमें अब आगे चलना है, यानी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है ना, यानी जाने का, ऐसे लिख सकते हो। इसको तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में स्टॉप, यानी वहीं रुक जाओ, और इसको आप लिख सकते हो गो, यानी आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब पीली बत्ती क्या होती है, ये बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 सेकेंड के लिए जलती है। कितनी सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए जलती है। अब देखो जब ये बत्तियां लगी हुई होती है, वापस ऐसे सफेद सफेद पट्टियों से कुछ बना हुआ होता है जंप टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है ना। यानी जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है कि उसमें आपकी ये पीली बत्ती 5 सेकेंड के लिए जलती है। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के या तो ऊपर खड़े हो गाड़ी को लेकर, या थोड़े से ही इसके पीछे हो, तो ये हरी पीली बत्ती यह संकेत देती है कि आप यहां इस जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर सकते हो। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें तो फटाफट ये 5 सेकेंड के बाद, ये 5 सेकेंड चलती है, फिर तुरंत बाद लाल बत्ती जल जाती है, क्योंकि इतना वहां पे यातायात होता है कि बार बार ये बत्तियां जलती रहती है और रोक रोक के इनको आगे निकाला जाता है, ठीक है ना। छोटे शहरों में इतना नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में ये बहुत होता है। तो ये 5 सेकेंड के लिए पीली बत्ती जलती है, सिर्फ कितनी सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। ये आपको यह संकेत देती है कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हो या जस्ट इसके पीछे खड़े हो तो आप इस सिग्नल को पार कर सकते हो, और अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से दूर खड़े हो तो ये इसका जो संकेत है वो बदल जाता है, यानी इसका उपयोग बदल जाता है। क्या कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से ज्यादा दूर खड़े हो तो ये आपको ये संकेत देती है कि आप धीरे धीरे आए, क्योंकि अब लाल बत्ती जलने वाली है, आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके 2 उपयोग हो गए कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या उसके जस्ट पास में खड़े हो, ठीक है ना, ठीक नजदीक खड़े हो, तो आप उस सिग्नल को पार कर सकते हो, यह संकेत देती है पीली बत्ती। और जेब्रा क्रॉसिंग से ज्यादा दूर हो आप तो आपको यह संकेत देती है कि आप धीरे धीरे ही आए, आप सिग्नल को पार नहीं कर सकते क्योंकि लाल बत्ती जलने वाली है। तो ये होता है आपके पीली बत्ती का उपयोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान जरूर रखना, बहुत अच्छे हैं। बत्ती कितने प्रकार की होती है, क्या उपयोग है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लास्ट एक पॉइंट हमारा बच गया, रुकने की दूरी। रुकने की दूरी सूत्र है आपका, रुकने की दूरी, इसको हम लिख सकते हैं प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, प्लस अवरोध दूरी, ठीक है ना। देखो सूत्र आराम से, रुकने की दूरी यानी वही चीज, मैं अवरोध दूरी की बात करता हूं वापस, ठीक है ना, कि एकदम हम तेज गति से गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है ना, एकदम आगे अवरोध यानी कोई जानवर आ गया, ठीक है ना, तो हमने गाड़ी को एकदम से रोका, यानी प्रतिक्रिया की, ओ डॉग आ गया आगे, तो यानी उसको तो हम क्या होगी, वो होगी हमारी प्रतिक्रिया, कि हमने प्रतिक्रिया कब की, उस टाइम हमने कौन सी थोड़ी सी दूरी तो एकदम करेंगे कि यार डॉग आ गया, तो इतनी सी दूरी तो थोड़ी बहुत तो दूरी हम तय करेंगे ना, उसको हम प्रतिक्रिया, यानी एकदम से हमें पता चला कि आगे कोई जानवर आ गया, ठीक है ना। प्लस अवरोध दूरी, इसका मतलब क्या हो गया, फिर हम ब्रेक लगाए हमने तो जहां पर जाकर रुकी तो वो हमारी अवरोध दूरी होगी, यानी प्रतिक्रिया प्लस अवरोध दूरी दोनों जुड़ेंगे तब क्या आएगा, रुकने की दूरी ज्ञात होगी ना, कि कितनी दूरी में हम रुक गए। समझ आ गई ना कि रुकने की दूरी क्या होती है, कि एकदम हम तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, कोई आगे अवरोध आ गया तो हमने एकदम से प्रतिक्रिया की कि हमें अब गाड़ी को रोकना है, तब वो दूरी होगी प्रतिक्रिया दूरी, और जितनी दूरी में वो गाड़ी रुकी वो हमारी होगी अवरोध दूरी। तो दोनों जब जुड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो हमारा बनेगा ना रुकने की दूरी। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया,
और अगर आपको परिभाषा भी पूछ ले रुकने की दूरी की, जो मैंने अभी बताया है उस टाइप से आप डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी रुकने की दूरी। और प्रतिक्रिया दूरी पूछ ले तो आप सूत्र क्या लिखोगे, प्रतिक्रिया दूरी बराबर रुकने की दूरी माइनस अवरोध दूरी। अवरोध दूरी का पूछ ले तो अवरोध दूरी बराबर रुकने की दूरी माइनस प्रतिक्रिया दूरी, ठीक है ना। तो अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहती है तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए मेरी तरफ से आपको छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये मैंने आपको बताया, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर मिलते हैं और इन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं मैंने पूरी की पूरी यातायात डिटेल आपको बता दी, इनके अलावा भी देखो आपके सोशल साइंस में लेसन मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपके देखो इसमें इंग्लिश में भी है, तो वहां से भी अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी लो तो आप जरूर लें उसमें, ठीक है ना। कोई चिन्ह भी पूछ सकता है, जैसे ये देखो इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ऐसे तीर का निशान पूछ ले ये क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो ये आगे मोड़ है, तो हमें जो गति है वो 30 से 40 के बीच में ही रखनी है, ठीक है ना। इस प्रकार के संकेत है दिए हुए बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप जरूर देखें, जैसे स्कूल का या फिर देखो ऐसे चारपाई बनी हुई आ जाए, ठीक है ना, ऐसे, तो आप उस चारपाई का मतलब क्या होता है, यानी अस्पताल का संकेत देती है ना। देखो प्लस लिखा हुआ आता है, प्लस, ठीक है, मतलब मेडिकल है। तो इस प्रकार के जो संकेत है ना ये आप जरूर किताब में मिल जाएंगे आपके सोशल साइंस में या किसी बुक के पीछे, तो ये भी आप जरूर ध्यान में दें, ठीक है ना। कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको 2 नंबर प्राप्त करने, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे तो विश्वास है कि आएंगे, लेकिन क्या पता इनसे बाहर भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो यातायात के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं जितनी भी आपके, उनके बारे में आप पूरा का पूरा अध्ययन करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें अलग क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पूरे बुक में आपको मिलेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही सड़क सुरक्षा में। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 15 ही है, सही 15 नंबर आता है जो 2 नंबर का पूछा जाता है आपको, उसके बारे में जो क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन का हम कल अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लें और जितना आपको यातायात के बारे में जानने को मिले उतना आप जाने जरूर, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।